विद्यार्थियों, आज अपन बीए पार्ट थर्ड के का जो पाठ्यक्रम है हमारा, उसकी बात करेंगे। और उसमें भी अपन जो हमारा फर्स्ट पेपर है उसकी बात करेंगे। और फर्स्ट पेपर है हमारा समाजशास्त्रीय विचार, सोशोलॉजिकल थॉट। ये आप लोगों के लिए एक बिल्कुल नया पेपर है, जिसके अंदर अपन विभिन्न जो समाजशास्त्री हैं उनके विचारों की बात करेंगे, उनके द्वारा दिए हुए सिद्धांतों की बात करेंगे। तो पहले अपन इसके पाठ्यक्रम को समझ लेते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ पाएंगे। तब अपन बात कर पाएंगे समाजशास्त्रीय विचार होते क्या हैं, क्योंकि हमारे जो पेपर है वही समाजशास्त्रीय विचार है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि समाजशास्त्रीय विचार होते क्या हैं। तो उससे पहले अपन बात करेंगे कि हमें यहाँ पर किन किन के विचारों की बात करनी है। तो हमारा ये जो पेपर है ये 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है। 3 यूनिट्स में इसको हमने विभाजित कर रखा है। और जो पहली यूनिट है हमारी वो है क्लासिकल सोशोलॉजिकल ट्रेडिशंस, यानी शास्त्रीय समाजशास्त्रीय परंपरा। और दूसरी जो यूनिट है हमारी समकालीन समाजशास्त्रीय परंपरा, कॉन्टेम्प्रेरी सोशोलॉजिकल ट्रेडिशन। और तीसरी जो यूनिट है हमारी वो विभक्त है भारतीय समाजशास्त्रीय परंपराओं में, और इसको अपन कह रहे हैं इंडियन सोशोलॉजिकल ट्रेडिशन। तो जो पहली यूनिट है हमारी क्लासिकल सोशोलॉजिकल ट्रेडिशन या शास्त्रीय समाजशास्त्रीय परंपरा, इसमें हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स की, और कार्ल मार्क्स के जीवन चित्रण की बात करेंगे, उनकी प्रमुख रचनाओं की बात करेंगे। और कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों में मुख्य रूप से अपन द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत यानी डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म के थ्योरी की बात करेंगे। फिर हम कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष की बात करेंगे या क्लास स्ट्रगल की बात करेंगे। दूसरे थिंकर या दूसरे जो सोशोलॉजिस्ट हैं जिनकी हम दूसरे थिंकर की, दूसरे विचारक की हम बात कर रहे हैं, वो है इमाइल दुर्खीम। और इमाइल दुर्खीम के सिद्धांतों की अपन बात करेंगे। और इमाइल दुर्खीम के सोशल फैक्ट या सामाजिक तथ्य के सिद्धांत, श्रम विभाजन का सिद्धांत या डिवीजन ऑफ लेबर की बात करेंगे। इसके बाद अपन बात करेंगे मैक्स वेबर की, और मैक्स वेबर का अपन सामाजिक क्रिया का सिद्धांत या सोशल एक्शन की बात करेंगे। और मैक्स वेबर का सत्ता के सिद्धांत की, सत्ता की भी बात करेंगे, यानी मैक्स वेबर की अथॉरिटी की बात करेंगे। इसके बाद जब हम सेकेंड यूनिट पर आते हैं तो वो है हमारी समकालीन समाजशास्त्रीय परंपरा। समकालीन समाजशास्त्रीय परंपरा यानी कंटेम्प्रेरी सोशोलॉजिकल ट्रेडिशन। और इसके अंदर हम बात करेंगे हैबरमास की, और हैबरमास का अपन करेंगे थियरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन यानी संप्रेषण क्रिया का सिद्धांत। उसके बाद हम बात करेंगे एंटोनियो ग्रैम्सी की, और इनके लिए अपन बात करेंगे ग्रैम्सी का सिविल सोसाइटी और हेजीमोनी की बात करेंगे, यानी नायकत्व और नागरिक समाज की बात करेंगे। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं एंथोनी गिडिंग्स की, और एंथोनी गिडिंग्स का अपन बात संरचना एवं एजेंसी की बात करेंगे, स्ट्रक्चर और एजेंसी की बात कर रहे हैं। तीसरी यूनिट है हमारी इंडियन सोशोलॉजिकल ट्रेडिशन यानी भारतीय समाजशास्त्रीय परंपराएं, और इसके अंदर अपन बात कर रहे हैं डीपी मुखर्जी की। और डीपी मुखर्जी का अपन परंपराओं के द्वंद्व का सिद्धांत देख रहे हैं। वो परंपराओं के द्वंद्व के बारे में क्या कह रहे हैं, यानी डायलेक्टिक्स ऑफ ट्रेडिशन की बात अपन कर रहे हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं ए आर देसाई की, और ए आर देसाई का हम देख रहे हैं राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म एवं विकास का मार्ग, पाथ ऑफ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। फिर हम बात कर रहे हैं जी एस घुर्ये की, और जी एस घुर्ये की अपन कास्ट की बात कर रहे हैं। जी एस घुर्ये की ने जो भी जाति के बारे में कहा है उसकी बात हम कर रहे हैं। और इसके बाद जी एस घुर्ये की हम इंडियन साधुज पे भी बात कर रहे हैं। तो ये सारा जो हमारा पाठ्यक्रम है ये 3 भागों में विभक्त किया हुआ है, और इन तीनों भागों को अपन कह रहे शास्त्रीय समाजशास्त्रीय परंपरा या क्लासिकल सोशोलॉजिकल ट्रेडिशन, और समकालीन समाजशास्त्रीय परंपरा या कंटेम्प्रेरी सोशोलॉजिकल ट्रेडिशन, और भारतीय समाजशास्त्रीय परंपराएं या इंडियन सोशोलॉजिकल ट्रेडिशन। अब ये जो तीनों थॉट आए हैं हमारे सामने कि ये इसको हम 3 तरीके से विभाजित करके पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि समाजशास्त्रीय विचार होता क्या है। समाजशास्त्रीय विचारों का हम एक परिचय लेंगे या उसको एक थोड़ा सा उसके बारे में हम बातचीत करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि समाजशास्त्रीय विचार होते क्या हैं। मानवीय समाज सामाजिकता के विकास का एक जटिल इतिहास
इतिहास है। अपनी बौद्धिक एवं शारीरिक विशेषताओं के कारण ही उसके प्राकृतिक शक्तियों से संबंध दूसरे प्राणियों से भिन्न रहे हैं। केवल मानव के इतिहास को ही हम प्राकृतिक शक्तियों से संघर्ष, सामंजस्य, विजय एवं पराभव तथा परिवर्तनशीलता में निरंतरता के रूप में विवेचित कर सकते हैं। जहाँ एक और अन्य जीवित प्रजातियाँ प्रकृति से अनुकूलन तक सीमित हैं, वहीं दूसरी ओर मानव प्रकृति में अपनी क्षमताओं के द्वारा परिवर्तन करता है। अतः मानव का इतिहास प्राकृतिक शक्तियों को अपने अनुकूल बनाने के उसके प्रयासों से जुड़ा हुआ है। मनुष्य दूसरे प्राणियों की तरह ही झुंड में रहता है, झुंड में ही नहीं बल्कि समूहों में रहता है। आदिम या प्रिमिटिव स्टेज में निश्चित रूप से वह झुंड में रहा होगा, लेकिन मानव का सामाजिक इतिहास झुंड के जीवन से सामूहिक जीवन की ओर परिष्कार एवं उद्विकास को स्पष्ट करता है। अस्तित्व के लिए संघर्ष की प्रक्रिया में मानव ने मिलजुल कर रहने के तरीके विकसित किए। समूहगत आवश्यकताओं ने उसके सामाजिक मूल्यों का निर्धारण किया, उसकी सोशल वैल्यूज़ का निर्धारण किया तथा उन्हें सर्वमान्य नियमों यानी यूनिवर्सल नॉर्म्स के रूप में स्थापित करके इंस्टीट्यूशन या संस्थाओं का स्वरूप दिया। यही संस्थाएं हमें जनरीतियों, फोकवेज, लोकाचारों, मोड्स, प्रथाओं, कस्टम्स, परंपराओं, ट्रेडिशंस एवं विधानों, लॉज के स्वरूपों में परिलक्षित होती हैं। समाजशास्त्रीय विचारों की पृष्ठभूमि में हमें इन बातों को स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए कि समाज उसी तरह अस्तित्वमान यथार्थ है जैसे कि व्यक्ति स्वयं। समाज एवं इसकी संस्थाएं जीवंत शक्तियों यानी लाइफ फोर्सेस के रूप में कार्य करती हैं। इनकी प्रकृति प्राकृतिक शक्तियों की तरह ही होती है। दूसरे शब्दों में हम सामाजिक शक्तियों दूसरे शब्दों में सामाजिक शक्तियाँ तार्किक रूप में प्राकृतिक ही होती हैं। समाजशास्त्रीय विचारों से जुड़े कुछ अन्य तथ्यों को स्पष्ट करने के पहले विद्यार्थियों यह भ्रांति तोड़ लेनी होगी कि समाजशास्त्र एक सरल सिंपल विज्ञान नहीं है, अपितु ये एक सामान्य जनरल विषय है। सामान्य जनरल का अर्थ होता है कि सामान्य रूप से सभी पर प्रयुक्त सामाजिक नियम, जनरली एप्लीकेबल लॉ ऑफ सोसाइटी। सामाजिक विचारों या समाजशास्त्रीय विचारों में इन्हीं सर्वमान्य नियमों के विन्यासों को समझने एवं विकसित करने का प्रयास समय समय पर हुआ है। व्यक्ति, समाज एवं विज्ञान के अंतर्द्वंद्वों एवं अंतः संबंधों ने समाजशास्त्रीय विचारों को कई बौद्धिक विन्यासों के विकास में सहायता की। कई विचारकों ने व्यक्ति एवं समाज को अलग अलग सत्ताओं या अस्तित्व को स्वीकारते हुए इनका प्राकृतिक एवं भौतिक विज्ञानों की तरह अध्ययन को अस्वीकार किया। व्यक्ति कोई वस्तु नहीं है, उसकी अपनी भावनाएं, इच्छाएं, इच्छा शक्तियाँ, उद्देश्य एवं प्रेरणाएं होती हैं। मानवीय व्यवहार को प्राकृतिक शक्तियों एवं वस्तुओं की तरह पूर्वानुमानित नहीं किया जा सकता। मानवीय व्यवहार बहुत जटिल होते हैं, इनके साथ प्रयोग नहीं किए जा सकते क्योंकि यह वैज्ञानिक के नियंत्रण से बाहर होते हैं। मानवीय व्यवहार की जटिलताओं के बावजूद समाज छोटे से छोटे समूह से लेकर विशाल राष्ट्रों के रूप में व्यवस्थित रूप में है। निरंतरता, परिवर्तन एवं संतुलन इसी प्रकृति में निहित है। मानवीय व्यवहार की जटिलताओं के बावजूद समाज में हर व्यवहार नियमबद्ध है एवं कार्य प्रणालियाँ निर्धारित हैं। इसलिए व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जा सकता है। समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के विकास को समझने के लिए हमें उन परिस्थितियों का विश्लेषण करना होगा जिनके कारण समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में उदय हुआ, यानी सोशियोलॉजी का एक डिसिप्लिन के रूप में उदय हुआ। इसी प्रसंग के साथ ये स्पष्ट करना भी उचित होगा कि समाजशास्त्रीय विचारों, सोशियोलॉजिकल थॉट के विकास की बात हम यहाँ कर रहे हैं। सामाजिक विचारों की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो सामाजिक विचार की विषय वस्तु देखने के लिए हमें ये विकसित कैसे हुआ ये जानना भी आवश्यक होगा। तो जैसे जैसे समाजशास्त्र का विकास हुआ तो समाजशास्त्रीय विचारों का भी विकास होता चला गया। ज्ञान के समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में
ज्ञान के समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य से देखें तो उन परिस्थितियों का विवेचन आवश्यक हो जाता है जिनमें नए नए विचार उत्पन्न होते हैं। किसी युग में प्रचलित विचारों का सीधा संबंध उस युग की सामाजिक परिस्थितियों से होता है, अर्थात ज्ञान सामाजिक परिस्थिति जनित होता है। धन्यवाद।